बनाई गई, एक दिल्ली में रखा गया, एक लंदन में, सीलबद्ध लिफाफे में, और यह हुआ कि 75 साल के बाद उसको पढ़ा जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग कि 75 साल के बाद पढ़ा जाएगा, मतलब अगर पढ़ने वाला कोई सवाल उठावे तो उसका जवाब देने के लिए न तो माउंटबेटन दुनिया में जिंदा रहेगा, बहुत मस्त क्या, जवाहरलाल नेहरू। 5-6 बरस होते हैं, एक ब्रिटिश इतिहासकार ने किताब में लिख दिया कि उसने कुल 8 पॉइंट है जो माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच का जो एग्रीमेंट है, जो सीलबद्ध लिफाफे में है। जब चर्चा हो गई, हमारे जिनके साथ में पत्रकारिता करता हूँ, जयंत वर्मा, वो मुंशी प्रेमचंद के नाती है, तो लंदन से लाए थे, किताब मैंने पढ़ी। बाद में जनसत्ता अखबार ने पूरे एक पृष्ठ में छाप दिया कि उसमें 8 बिंदु हैं। पहला है उस एग्रीमेंट में कि भारत सरकार सुभाष चंद्र बोस को जिंदा या मुर्दा ब्रिटिश सरकार को सौंपेगी। उसके बाद है कि भारत सरकार अंग्रेजी भाषा का विकास और प्रचार प्रसार करती रहेगी, ये नेहरू और माउंटबेटन के गुप्त एग्रीमेंट में है। तो इसका विकास नहीं हो पाया हिंदी का, और संविधान सभा में जब पारित हो गया, संविधान में दर्ज हो गया, 26 जनवरी 50 से लागू हो गया, तो वह 15 साल तक तत्काल अंग्रेजी चलेगी, बाद में पूरा पूरी तरह से हिंदी चलेगी पूरे देश में। जब पैसा आने लगा, उसके पहले जवाहरलाल ने कह दिया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य नहीं चाहेंगे तब तक हिंदी नहीं चलाई जाएगी, और ये मामला खत्म हो गया। लेकिन दुनिया का जो कोई विदेश जिसको अपनी पहचान है, चीन में, जापान, स्पेन, इटली, लग्जमबर्ग जैसा छोटा छोटा देश भी हायर एजुकेशन की सारा अपनी भाषा, मातृभाषा में करता है। मॉस्को के सबसे बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, वो 4 लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं जानता। आप लोग इंडिया टुडे अगर आप पढ़ते होंगे, एक तवलीन सिंह है, एक पत्रकार में लिखती है एक पेज में कॉलम, कई साल पहले इनके बेटे के साथ में फ्रांस गई हुई थी तवलीन सिंह पत्रकार, और लौटने के क्रम में क्या हुआ, जो कस्टम चेकिंग में ये अंग्रेजी बोल रही थी, अंग्रेजी की पत्रकार भारत की, पेरिस जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक भी स्टाफ अंग्रेजी जानने वाला नहीं था, उसका हवाई जहाज छूट गया, वो फ्रेंच बोले सारे स्टाफ, और तवलीन सिंह अंग्रेजी बोल रही थी। तब एक दुभाषिया को फोन करके शहर से बुलाया गया, जो पैसे लेते हैं इस तरह की हवाई अड्डा वालों से, तो दुभाषिया को बुलाया गया, तब तवलीन सिंह से बात की। तो दूसरा जहाज से पेरिस वालों ने भेजा उसको, था वो पूरे इंडिया टुडे में लिखा था एक पूरी कहानी। पेरिस हवाई अड्डे पर कोई जानने वाला नहीं है अंग्रेजी। हम सभी लोग रविन्द्रनाथ टैगोर तो सभी आप सभी लोग जानते हैं, नोबेल प्राइज मिला यह भी जानते हैं आप लोग। गीतांजलि पर, गीतांजलि एक बंगला भाषा में लिखी गई थी, एक अंग्रेजी है, दोनों की कुछ कविताओं में अंदर कुछ का अनुवाद है अंग्रेजी वाले। अंग्रेजी वाला जो गीतांजलि है उस पर नोबेल प्राइज मिला। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी जो भूमिका लिखी थी W. यीट्स ने, जो अंग्रेजी के बहुत बड़े समालोचक थे, उन्होंने उसको हाईलाइट किया। तो जब नोबेल प्राइज मिल गया, सबको खुशी हुई, पूरे भारत को, देश का अखबार में खबर बनी थी, उसमें सारी पूरे एशिया का पहला साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। जब W. यीट्स जो अंग्रेजी का समालोचक मर गया, उसके बहुत दिनों के बाद पता चला उनको एक नर्तकी से दोस्ती थी, और नर्तकी को प्रेम पत्र लिखा करते थे। बहुत दिनों के बाद पता चला, और उस प्रेम पत्र का संग्रह उसके पास था, उस नर्तकी के पास, जो हाल के दिनों में छप एक किताब के रूप में, जिसके किताब का नाम है माई स्वीट डांसर। उस प्रेम पत्र में जो लिखते थे, साहित्य की बहुत सारी बातें भरी हुई है। जब नोबेल प्राइज मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, उस पर अपनी नर्तकी को लिखा था यीट्स ने कि रविन्द्रनाथ को नोबेल प्राइज मिल गया गीतांजलि पर, लेकिन रविन्द्रनाथ को अंग्रेजी नहीं आती है। उन्होंने लिखा, भारत में देखिए कोई भी आदमी नहीं कर सकता कि उसको अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी में आप देखिए भाषा कैसी है, BUT बट होगा, PUT पट नहीं होगा, कुछ हो जाता है। जो लिखा जाता है इसमें, जो लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए रिश्ते की बात है, ब्रदर इन लव का क्या मतलब होता है? ब्रदर इन लव किसको कहते हैं अंग्रेजी? साला बहन सबको कहते हैं ब्रदर इन लव। लेकिन साला बहन के अंग्रेजी नहीं समझे। मूल शब्द जो हिंदी भाषा में 6 लाख, अंग्रेजी में 3.5 लाख की शब्द है, बहुत पीछे है वो भाषा, इस बात को भ्रम नहीं। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको प्रस्थान किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा है, इतना छपता है, लिटरेचर, रिपोर्ट, सब कुछ का, वो कौन कौन भाषा में छपता है? चीनी भाषा में 1, रशियन भाषा 2, स्पेनिश 3, अंग्रेजी 4 और अरबी भाषा। सारा लिटरेचर, सारा रिपोर्ट एक से छपता है, सब उसमें होंगे। हिंदी में रहता, हम लोग यूनेस्को की लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ते अंग्रेजी के माध्यम से। लेकिन लंबे समय से मांग कर रहे थे भारत के लोग,
तो जब संसद में बात हुई थी तो इंदिरा गांधी ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने में भारत सरकार को 18 करोड़ रुपये लगेंगे। 18 करोड़ रुपये कोई हस्ती है। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने 91 में तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 75 करोड़। उसमें भी ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी अफसर पकड़े जा रहे थे, उनके पास हजार हजार करोड़ के घूसखोर वाले पकड़े जा रहे थे। एक सेवा यादव थे नोएडा में, पकड़े गए 25,000 करोड़ की संपत्ति की घुसखोरी। अभी नोट का देख रहे होंगे कितने कितने नोट निकल रहे हैं। तो नरसिम्हा राव का 75 करोड़ लगेंगे। लेकिन ये सारे लोग हिंदी भाषी लोग थे। अभी मैं बधाई देता हूँ सरकार को। सुषमा स्वराज ने प्रयास शुरू किया था, विदेश मंत्री थी, और गुजराती मातृभाषा है नरेंद्र मोदी की, और ये दक्षिण भारत के हमारे विदेश मंत्री। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में मैंने कई बार दिल्ली में पूछा कि यूएनओ की भाषा क्यों नहीं पढ़ रही संयुक्त राष्ट्र की भाषा हिंदी। वो लोग कहते थे शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हम तो तैयारी है, ये विदेश मंत्रालय का मामला है। हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को मैं बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अब भाषा बन गई। 2022 में भारत का आज़ादी का 75वां साल है। संयुक्त राष्ट्र हिंदी पत्रकारों के लिए साहित्य को नया स्कोप मिलेगा पूरी दुनिया की विश्व भाषा में। और जहाँ तक विश्व भाषा पढ़ने की बात है तो आप लोग जॉर्ज बुश का नाम सुने? अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश एक सीनियर बुश थे। उनके पिताजी जब इराक में पहला हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, जूनियर उनके बेटे थे जॉर्ज बुश। तो जूनियर जो जॉर्ज बुश थे, जो रिटायरमेंट का साल था, 4 साल के राष्ट्रपति होता है, तो 20 साल रिटायर होना था, उन्होंने अमेरिका सरकार से $500 करोड़ अलाउट कर दिया कि अमेरिका के सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी हिंदी सीखेंगे। $500 करोड़ कितना होता है? जिसमें दिया गया था उसमें $50 था, रुपये का डॉलर था, मतलब 25,000 करोड़। अभी तो 35-40,000 करोड़, इतनी बड़ी राशि अलॉट कर दिया कि वहाँ के सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी अमेरिका के हिंदी सीखेंगे। इसका क्या मतलब है? अमेरिका में बैठा हुआ राष्ट्रपति क्या सोच रहा है हिंदी के बारे में? हिंदी की ताकत को समझ रहा है। हालांकि उसके पीछे मंशा यह है कि अभी जो शाहरुख खान और पप्पू जो प्रचार करते हैं कपिल देव वगैरह सिनेमा के हीरो सब जो क्रिकेटर, अगर अमेरिका के गोरे नस्ल के लोग पुरुष और महिला अमेरिका वाले आकर के हिंदी में अगर प्रचार करना शुरू करेंगे तो मार काफी दिखेगा, यही की मंशा। लेकिन हिंदी की ताकत को लोग समझ रहे हैं, हिंदी की ताकत को। तो ये हिंदी हमारी विश्व भाषा बन चुकी है, सारी दुनिया में हिंदी है। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय खोला है, आप जानते होंगे राजगीर में। पहला बैच जो था उसके हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हुआ कि वो टूर पर निकलेगा बिहार में, तो मुझे ही बुलाया गया, साथ में सब दिखला देंगे आर्कोलॉजिकल साइट। उसके भूटान के थे, भूटान तो बगल का देश है, जापान का था, ब्राज़ील का लड़के थे, सब हिंदी में फर्राटे से अलग से हिंदी नहीं सीखी लोगों से। पता चला कि 6 महीने में हिंदी सीख लिए, फर्राटे से ऐसे बोल रहे हैं जैसी मातृभाषा हो। हिंदी बहुत ही सरलतम भाषा है, बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। तो अभी तो सबसे ज़्यादा कौन भाषा बोली जा रही है दुनिया में, बता सकते हैं आप लोग को? मंदारिन जो चीन की भाषा है। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर जो आता है सर्वे में अंग्रेजी आती है, 3 में हिंदी। लेकिन बहुत से लोग अपने को कहते हैं मैथिली भाषी है, भोजपुरी है, तो सब छांट दिया जाता है। अगर सबको जोड़ लीजिए तो 2 नंबर में है। एक दूसरा सर्वे जो भाषा के बारे में होता है वह यह होता है कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, उसमें सारे अंतर्राष्ट्रीय सर्वे लोग अमेरिका के विश्वविद्यालय ज़्यादा होते हैं, उसमें 1 नंबर में हिंदी आता है। कैसे आता है? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा उर्दू भाषा में, जिसकी लिपि अरबी वाली है, पाकिस्तान की भाषा है, राजभाषा है। सारे दोनों का केवल लिपि का अंतर है, शब्द वही है, व्याकरण वही है। जो भी आदमी पाकिस्तान आप चलिए लगेगा ही खगड़िया में कि लाहौर में है कि कराची में है, तो समझी जाने वाली भाषा जो है 1 नंबर में हिंदी है। बांग्लादेश और जो हो, एक समय था जबकि हिंदी का विरोध होता था दक्षिण भारत में। अभी आप सुन रहे थे दक्षिण भारत के बारे में। तो तमिल संस्कृति का जो केंद्र है उसकी राजधानी चेन्नई नहीं है। तमिल संस्कृति का केंद्र है मदुरै, जहाँ माता मीनाक्षी का विशाल अद्भुत मंदिर है। और हिंदी विरोध का भी सबसे बड़ा केंद्र वही। आज आप चले जाइए किसी भी गली में, किसी दुकानदार से लेना हो मदुरै में, हिंदी में बोलिए सामान मिलेगा। रिक्शा वाले को कहीं जाना है, पता ही नहीं चलता है कि हम बिहार में ही तमिलनाडु में हैं। और राजनीतिक कारणों से विरोध होता रहा। तो हिंदी पूरी तरह से व्याप्त हो गई है। उसमें योगदान किसका उसको याद कीजिए तो मुझे लगता है कि 2-3 समुदाय का बड़ा योगदान, एक मारवाड़ियों का बड़ा योगदान, एक बंगालियों का बड़ा योगदान।
महर्षि दयानंद को आप सभी लोग जानते हैं ना, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। 1883 में निधन हुआ। तो वो जब निकले तो सब जगह संस्कृत में प्रवचन करते थे, संस्कृत में। तो जब कलकत्ता गए तो केशव चंद्र सेन का भी नाम सुने होंगे आपने। विवेकानंद के पहला गुरु वही थे, केशव चंद्र सेन थे। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में केशव चंद्र के शिष्य 2 गुट में बटे हुए थे। एक गुट कहता था कि उनको समाधि आती है, दूसरा गुट कहता था उनके शिष्यों का उनको बेहोशी का दौरा पड़ता है। तो विवेकानंद जो जनरल नाम था वो ये अगुआ थे, उसमें रामकृष्ण परमहंस को बेहोशी का दौरा आता है। उसी की जांच में गए तो फिर रामकृष्ण परमहंस के ही होते रह गए वो। तो उसी केशव चंद्र सेन ने महर्षि दयानंद को समझाया कि संस्कृत में प्रवचन दे रहे हैं, कोई नहीं समझेगा, हम आदमी आप हिंदी में दीजिए, आपका धर्म स्थापित होगा। और उसी दिन से उन्होंने हिंदी में देना शुरू किया। उनकी मातृभाषा गुजराती थी, गुजरात के थे महर्षि दयानंद वो किए। और भारत की भाषा यह हो राजभाषा, केशव चंद्र सेन जो बंगाली थे ब्रह्मो समाज के संस्थापक, उन्होंने प्रयास शुरू किया था। एक बार 1930 के पहले की बात है, नागरिक प्रचारणी सभा जो उत्तर प्रदेश में है, उसने पूरे देश के पैमाने पर एक प्रतियोगिता की कि स्वतंत्र भारत की राजभाषा कौन हो, और पहला पुरस्कार 50 रुपये का मिलेगा उसको। उस समय सोच लीजिए 50 रुपये में 3 बड़ी सोना हो जाता था उससे, 3 बड़ी सोना। तो एक पंजाब के एक लड़के को, एक छात्र को पहला पुरस्कार मिला। ध्यान रखिएगा, पंजाब के एक लड़के को पहला पुरस्कार मिला। जब वो सैंडर्स मारे गए लाहौर में, नेशनल असेंबली में बम फेंकते हुए पकड़े गए भगत सिंह, तब पता चला कि वह जो पहला पुरस्कार जिस लड़के को मिला था कि स्वतंत्र भारत की राजभाषा हिंदी होगी, जो तर्क दी कि पूरे देश में पहला पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो भगत सिंह था, कि वही क्रांतिकारी भगत सिंह थे। तो सोचिए कि हिंदी की उसकी मातृभाषा पंजाबी थी, लेकिन हिंदी के प्रति क्या समर्पण देखिए। अभी 1800 लोग चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं। किसी पार्टी का कोई एजेंडा आप जानते हैं? किसी पार्टी का भाषा भी हिंदी हो, देश की भाषा, कोई एजेंडा कोई पार्टी का आप लोगों को पता है? किसी को? भाजपा का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, राजद का नहीं है, एक भाषा है जो सुभाष चंद्र बोस की जो पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड आज़ादी तो उनका 3 था। आज भी देवव्रत विश्वास उसके महामंत्री, कलकत्ता में मीटिंग होती है, बंगाली लोग होते हैं, लेकिन सारी कार्रवाई हिंदी में होती है। कलकत्ता में मैं जिसको बुलाते हैं जाता हूँ उनके कार्यक्रमों में, फॉरवर्ड ब्लॉक के एकमात्र कलकत्ता में मीटिंग होती है, सारी मीटिंग हिंदी में कार्यक्रम होता है। सुभाष चंद्र बोस का जो हिंदी के बारे में था, अद्भुत उनके विचार थे। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी में बहुत सारे बिंदु पर मतभेद थे, गांधी और अम्बेडकर में भी मतभेद था सब में, लेकिन सब में एक अद्भुत समानता थी। सारे लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे कि भारत की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए, शुरू से रविन्द्रनाथ टैगोर, भीमराव अम्बेडकर, इतने बड़े बड़े लोग जो देश के बारे में, दुनिया के बारे में समझते हैं, भारत की स्थिति के बारे में, सब लोग मानते थे कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। और ये जो भारत के संविधान में जो दिया गया, भारत की क्या परिभाषा, पॉलिटिकल साइंस के साथ, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया नाम कहाँ से चला गया? कोलंबो नाम दिया था उसका, बदल दिया अपना, श्रीलंका पुराना नाम कर दिया।